हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे संविधान के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मौलिक या मूल अधिकार की। तो फंडामेंटल राइट के लिए हम बात करें तो इसको हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये हमारे संविधान में इसका जो वर्णन है वो भाग 3 और यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन मिलता है। हमेशा फंडामेंटल राइट से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हमें इस तरह से इसकी तैयारी करनी है, इस तरह से इसको पढ़ लेना है ताकि हमारा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत ना हो और हम उसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकें। तो यदि हम इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो इसको यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है। अब एक चीज़ आती है कि भारत के संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। हुआ क्या कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या किया? हटा दिया। कहाँ? इसको हटा दिया और इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार था तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकारों से और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसको क्या किया? संपत्ति के अधिकार को हटाया कहाँ से? मूल अधिकार के कहाँ से हटाया इसको? 19 इंटू का और 31 अनुच्छेद से इसको हटाया और जोड़ा कहाँ इसको जाकर? इसको जोड़ा इन्होंने 300 अनुच्छेद 300 इंटू ए में इसको जोड़ दिया। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको किस अनुच्छेद में जाके रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा गया तो ये 300 इंटू ए में इसको रखा गया है। अब आते हैं यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये कानूनी अधिकार में जिसको रखा गया है तो एक कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में थोड़ा सा अंतर क्या है। यदि हम कानूनी अधिकार की बात करें तो कानूनी अधिकार में होते हैं जिनको सरकार कानून बनाकर छीन सकती है। यानी कि जैसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया और अनुच्छेद 300 इंटू ए में रख दिया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। यानी कि यदि मेरे पास कोई संपत्ति है, मेरे पास कोई ज़मीन है, जायदाद है या ऐसी कोई जगह है, स्थान है जहाँ पे सरकार को कोई अपना चीज़ें बनानी है तो सरकार क्या कर सकती है? उस संपत्ति को कानून के द्वारा मेरे से उसको ले सकते हैं। तो इसलिए कानूनी अधिकार में होते हैं जिसको कोई पब्लिक या आपका कोई व्यक्ति तो नहीं ले सकता लेकिन सरकार कानून बनाकर उसको ले सकती है। यानी कि ठीक है। अब आते हैं मूल अधिकार में। मूल अधिकार में होते हैं कि जिनको ना तो सरकार ले सकती है और ना ही कोई व्यक्ति या पब्लिक का कोई भी व्यक्ति इसको हमसे छीन सकता है। तो मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में यही था कि कानूनी अधिकार को सरकार जो है कानून बनाकर हमसे किसी भी जो राइट्स हैं उसको ले सकती है, छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार में ऐसा नहीं है, मूल अधिकार छीने नहीं जा सकते। अब आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। तो इसकी यदि हम बात करें तो अब ये 6 हमारे पास 6 मूल अधिकार बचे। अब हम इनका 6 का अगर हम एक बार इसको लिख लेते हैं आसानी हो जाएगी। तो ये 6 कौन कौन से हैं? एक है समानता या समता का अधिकार, दूसरा है
समानता समता अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 19 से 22 अनुच्छेद के बीच। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह रहेगा हमारा अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आता है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। पांचवा हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये हमारा आता है अनुच्छेद 29 से 30। और एक हमारा है लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आता है हमारा अनुच्छेद 32 में। तो ये 6 अधिकार हमारे पास अभी हमारे संविधान में है। और जो नागरिक हैं या जो व्यक्ति इंडिया के अंदर रहते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त हैं। कुछ अधिकार इसमें विदेशियों को भी प्राप्त हैं और कुछ अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद जो 15 है उस वाला जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो आगे जब हम आएंगे उस पर वहीं के वहीं बताते चलेंगे। तो ये 6 तरह के अधिकार जो हैं अभी अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं एक एक को देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 12 और 13 की। तो जैसे ये 12 और 35 के बीच है तो इसमें क्या है, यदि हम अनुच्छेद 12 की बात करें अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य एक तरह से ये मूल अधिकारों की परिभाषा संबंधित है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्तियों के मूल अधिकार को छीनता हो या उनको कम करता हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य का शब्द है, राज्य ऑब्लिक स्टेट। तो ये वो राज्य नहीं है कि यूपी बिहार इस तरह का राज्य नहीं है। राज्य से मतलब है हम इसको राज्य जो संविधान की जो भाषा है यदि हम उसके में राज्य की बात करें तो उसका मतलब है कि राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल बॉडी भी हो सकती है। और जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जो, ये भी हो सकता है। और जैसे डिपार्टमेंट है, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है जो सरकारी डिपार्टमेंट है जिसको एक तरह से, या बैंकिंग है कि कोई बैंक है
आरबीआई है, इस तरह से जो भी मतलब अथॉरिटी है एक तरह से जिसको कानून बनाने की पावर है, वो स्टेट, एक तरह से स्टेट का वर्णन किया गया है कि ये कोई भी अथॉरिटी है वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो या उनको कम करने का ऐसा नियम ना बना दे, या वो जो हमारे मूल अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हैं उनको छीन रहा हो। तो इस तरह से इसका अनुच्छेद 12 में वर्णन है। आते हैं अनुच्छेद 13 की तरफ। अनुच्छेद 13 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 13 में क्या है कि दो चीज़ें हैं। अनुच्छेद 13 में दो चीज़ें हैं, एक है अल्पीकरण, एक है असंगत। होता क्या है कि अल्पीकरण और असंगत से तात्पर्य यह है कि जैसे हमें कोई मूल अधिकार मिला हुआ है हमारे पास है, लेकिन होता क्या है कि वो असंगत ना हो। असंगत से मतलब यह है कि मान लिया कोई दूसरा व्यक्ति है, हम उसकी आज़ादी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हूँ, तो वो क्या करेगा, हमारी रिपोर्ट जाके कंप्लेन करेगा पुलिस में। तो पुलिस क्या करेगी, हमको उठा लेगी, हमारे ऊपर जो है कोई आईपीसी की धारा लगाएगी। तो उससे क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति एक तरह से जेल चला जाए तो उसके जो मूल अधिकार है वो 90% तो चले जाते हैं, क्योंकि जेल में वो बोल नहीं सकता ज़्यादा, वहाँ कोई सभा नहीं कर सकता, उसको घूमने फिरने की उतनी आज़ादी नहीं होती। तो एक तरह से वहाँ पे क्या है कि जेल के अंदर 90% जो हमारे अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें कहा गया है कि आपके जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से असंगत ना हो कि उसको कोई परेशानी हो या उसके अधिकारों का वो छीन रहे हो, आप उसके अधिकारों को कम तो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए इसमें अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन किया गया है। एक्चुअली में क्या होता है कि एक तरह से समाज को अच्छा जीवन देने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है। नहीं तो कोई व्यक्ति जो है मूल अधिकारों के बिहाफ पे ऐसा ना हो कि वो जो है ये सोचे कि भाई मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए समाज को एक कानून के दायरे में रखने के लिए इस पे जो है संसद जो है वो कानून बना सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या हुआ कि यदि हम मूल अधिकारों की बात करें कि ये आए कहाँ से, एक बार हम इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ। कराची में अधिवेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, इसकी जो अध्यक्षता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। तो पहली बार जो है ये मूल अधिकार जो है इस कराची अधिवेशन में इनकी मांग की गई थी, और उसका जो प्रारूप है, यानी मूल अधिकारों का जो प्रारूप है कि कौन कौन से मूल अधिकार किस तरह से मांगने हैं, उसका जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने वो तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने वो तैयार किया था। तो यहाँ ये जब इसकी यानी कि शुरुआत भारत में 1931 की कराची अधिवेशन में प्रथम बार की डिमांड की गई थी। अब आगे आते हैं। अब इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है, इसकी जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई है। क्या हुआ कि के जो वहाँ का जो राजवंश था उसने कुछ मजदूरों को अधिकार दिए, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो उसमें क्या हुआ कि इसको एक तरह से मैग्ना कार्टा का, जब भी हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो उसको
मैग्ना कार्टा से जोड़ दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान में किस भाग से संबंधित है? तो मैग्ना कार्टा किससे संबंधित था? भाग 3 से। अब आते हैं कि इसमें जो मूल अधिकार है हमारे, इन मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? क्वेश्चन आता है कभी कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो इसका रक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है। अब आते हैं कि क्या इसको, अब आता है एक शब्द आता है निलंबित। एक आता है प्रतिबंधित। अब इसमें क्या है, यदि हम निलंबन की बात करें तो जब आपातकाल कभी लगता है देश में 352 अनुच्छेद के अंतर्गत, तो क्या होता है वहाँ पे राष्ट्रपति को एक पावर दी जाती है अनुच्छेद 358 और 359 के तहत कि वो जो है मूल अधिकार को निलंबित कर दे। निलंबित का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए निलंबित कहेगा, वो जो है पावर में नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही आदेश आएगा तो वो वापस जो हमारे मूल अधिकार है हम जो नागरिकों को वापस प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो प्रतिबंधित की बात है तो निलंबित कौन सा कर सकता है? राष्ट्रपति। अब प्रतिबंधित की बात है तो इसको कौन कर सकता है? इसको संसद। तो संसद कैसे करेगी? कानून बनाकर प्रतिबंधित कर सकती है किसी भी इसको। लेकिन संविधान में जो मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया है बाद में, उसमें ये कहा गया है कि संसद ऐसा कोई कानून जो है नहीं बनाएगी जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता। तो संसद उसी तरह से कानून बनाएगी जिससे जो है संविधान के मूल ढांचे पर प्रभाव न पड़े। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम अपने समानता के अधिकार पे। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में क्या है? ये 14 से 18 तक है। तो हम इसमें देखेंगे अनुच्छेद 14 पहले। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि मीन्स कानून। क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसमें दो चीजें हैं, अगर हम लिखें आराम से तो इसको लिख सकते हैं कानून के समक्ष समानता, और सेकंड आता है इसमें कानून का समान संरक्षण। अब इसमें क्या है? कानून का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। इसमें होता क्या है कि जो कानून का समान संरक्षण है ये यूएसए में लागू है, जहाँ से हमने इसको लिया है। ये जो है ये एक तरह से इंग्लैंड, लेकिन हम दोनों को यूज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, होता क्या है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, बस प्रूफ होना चाहिए कि मान लिया किसी के खिलाफ जो है पुलिस ने किसी को पकड़ लिया या मैंने किसी के खिलाफ रिपोर्ट कर दी, तो मुझे सबूत देना पड़ेगा अदालत में जाके कि इसने ये गलत कार्य किया है। तो कानून उसमें, यदि इसकी बात करें समक्ष समानता की, तो कानून उसमें क्या करेगा? चाहे बच्चा 5 साल का हो, 10 का हो या 20 का हो, यदि हम ऊपर वाले की बात करें,
तो उसमें क्या है कि एक तरह से सबके लिए कानून की बात की गई है, तो उसमें एज फैक्टर देख लिया जाता है। तो इसमें क्या, कानून का समान संरक्षण ये ज़्यादा यूज होता है। कैसे, जैसे कोई व्यक्ति 18 साल से कम का होता है और वो कोई एक तरह से ऐसा आचरण कर देता है, तो उसमें क्या है कि बच्चों पे जो बाल अधिकार का जो कानून है वो लागू करके उनको कम सज़ा मिलती है, जबकि जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होता है उसको कड़ी सज़ा दी जाती है। तो इसलिए कानून का समान संरक्षण जो है ये इसमें ज़्यादा जो है प्रयोग में लिया जाता है। उसमें ये देख लिया जाता है कि एज फैक्टर क्या है। जैसे कोई महिला है उसके प्रति थोड़ी सिंपैथी दी जाती है, कोई बच्चा है, लड़की है, 18 साल से कम की है, तो उसकी हमेशा बातें जो है पुलिस में सुनी जाती है या अदालत में। तो इस तरह से इसका जो है प्रयोग होता है कानून के समक्ष समानता का। नेक्स्ट आते हैं हम, इसी में आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कानून जो है राज्य, ऐसा कोई कानून, जो भी कानून राज्य बनाएगा वो सभी व्यक्तियों पर समान लागू होगा, चाहे वो नागरिक हो जो इंडिया के अंदर रह रहा है, चाहे वो विदेशी हो, वो सभी पे समान लागू होगा। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को छूट दी, जैसे राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, इनको क्या छूट देगी कि इनके खिलाफ आप दीवानी मुकदमा जो है वो दायर कर सकते हैं, लेकिन इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं दायर कर सकते। लेकिन जो हमारे अम्बेडकर जी थे उनकी दूरदर्शिता इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने इसमें भी इस तरह से प्रयोजन किया कि जब तक वो व्यक्ति यानी कि राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पद पर है तब तक उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा नहीं दायर हो सकता, लेकिन जिस दिन वो उस पद से हटेगा फिर वो कानून के एक आम नागरिक की तरह ही उसी दायरे में आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या कह दिया है कि जब तक वो उस पद पर है, यानी कि पद के प्रति एक तरह से संरक्षण दिया गया है, न कि व्यक्ति को दिया गया है। तो इसलिए तो ये जो हमारे अम्बेडकर जी थे उनकी दूरदर्शिता इतनी थी कि उन्होंने कई सौ साल एडवांस बातें सोच ली। तो जो संविधान बनाने वाली निर्मात्री समिति थी उनकी जो है इतनी ज़्यादा दूरदर्शिता थी कि उन्होंने देखा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या क्या घटनाएं हो सकती है, कि कोई किस तरह से कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति है, मान लो कि किसी ने उसको सजा दी तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, और राज्यपाल को क्या है 162 के अंतर्गत, अनुच्छेद 162 के अंदर इनको अक्षमा माफी का प्रोविजन है कि ये किसी भी सजा को जो है वो माफ़ कर सकते हैं। तो ऐसे तो माफ़ कर लेंगे, चाहे किसी का मर्डर भी कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून में ऐसा प्रोविजन किया गया है संविधान में कि जब तक वो उस पद पर है जब तक फौजदारी का मुकदमा नहीं होगा, लेकिन जब वो पद से हट जाएगा तब फिर वो एक आम नागरिक की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरह से आपके समझ में आ होगा विधि के समक्ष समानता। अब आते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है, इसमें क्या है, जाति, धर्म, नस्ल, वंश और जन्म स्थान, ये 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब इसमें क्या है, जैसे कोई व्यक्ति मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, यदि हम धर्म की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, यदि हम धर्म को ही ले लेते पहले, यदि कोई व्यक्ति जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो उसके साथ जो है उस भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये इस धर्म का व्यक्ति है इसके साथ भेदभाव करो, तो कानून की नज़र में वो जुर्म है। अब आते हैं जाति, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी जाति का है
कुम्हार हो, बनिया हो या दलित हो, तो उसको जो है वो जाति के हिसाब से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आते हैं नस्ल। अब वो किस नस्ल का है उससे कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि उसके आधार पर भी इसमें मनाही है। फिर वंश, जैसे पुराने समय में वंश होते थे, जैसे गायक, जैसे जो है राजपूत वंश, चौहान वंश, तो ये उस वंश के आधार पर भी इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आते हैं जन्म स्थान, जैसे कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ हो, कोई उत्तराखंड में पैदा हुआ, कोई यूपी में पैदा हुआ, तो उसके ये नहीं किया जाएगा कि ये वहाँ पैदा हुआ है, मैं इसके साथ जो है वो भेदभाव करूँगा। तो इस तरह से 5 तरह का जो है ये भेदभाव जो है, ये 5 चीज़ें दी गई हैं, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और ये जो अनुच्छेद 15 के अंदर जो दिया गया है, ये केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अनुच्छेद 15 जो है वो क्या भारतीयों को प्राप्त है या नहीं है, तो ये भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है, क्योंकि विदेशियों को कुछ लिमिटेड जो है वो मूल अधिकार प्राप्त हैं। आते हैं नेक्स्ट। अब इसी अनुच्छेद 15 में क्या हुआ है कि इसी में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है, आरक्षण। तो संविधान ये कहता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, यानी कि बेहतरीन जीवन यापन के लिए किसी भी जाति को जो है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, उसको आरक्षण का प्रोविजन किया गया है ताकि वो मुख्य धारा में लाया जा सके। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये कई तबके हैं इस तरह है। तो क्या है, जैसे ये 1 नंबर पे है कोई, ये 2 है, ये 3 और 4, ये लोग जो हैं ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जैसे हम मान लेते हैं इसको, ये SC है और ये ST है। तो इसमें क्या है कि इनको आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि ये लोग मुख्य धारा में, जहाँ पर ये 1 और 2 नंबर हैं, यहाँ तक पहुँच सके। तो इसलिए संविधान में इसका वर्णन है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है ताकि जो नागरिक या जो व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, वो मुख्य धारा में आ सके और एक अच्छा जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए जो है वो जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी के लिए अनुच्छेद 15x4 और 15x5, 15x4 में शैक्षणिक संस्थाओं में जो है वो आरक्षण प्रदान किया गया है, और जो 15x5 है इसमें प्राइवेट जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें भी 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यदि आरक्षण, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई आरक्षण तो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, ख़त्म होना चाहिए तो जाति भी ख़त्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर दिया गया है। आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर दिया गया है, और यदि आरक्षण ख़त्म ही होना होता तो फिर जो EWS अभी हाल ही में दिया गया है, इकोनॉमिक वीगर सेक्शन का, फिर उसको प्रोविजन क्यों लेके आए? तो इसलिए आरक्षण ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आरक्षण का मकसद ये है कि जो लोग मुख्य धारा में नहीं है उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो जैसे EWS का दिया गया है, ये किस लिए दिया गया कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग जनरल कैटेगरी के गरीब हैं, उनको भी उनकी गरीबत से निकाल के, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो में कमज़ोर है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा, उनको थोड़ा सा आरक्षण दिया है ताकि वे जो आगे के लेवल में पहुंच सके। तो आरक्षण जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। अगर ख़त्म, अनुच्छेद 16 में क्या है, 3 चीज़ें हैं। जाति, लिंग, और यहाँ पर आएगा निवास स्थान।
ये 3 चीज़ें हैं। अनुच्छेद 16 में आता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता क्या है? तो इसमें क्या है कि राज्य के अधीन जो भी वैकेंसियां निकलेंगी, यानी कि किसी भी सरकारी पद पर यदि कोई व्यक्ति जो है अप्लाई करता है, तो ये कहता है कि राज्य के अधीन जो भी नौकरी निकलेगी या जो भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा वो सभी नागरिकों को जो है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से उनके जो है समान अवसर दिया जाएगा, मतलब एक तरह। लेकिन इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था है, वो उसी लिए की गई है ताकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रहे। इसमें जो आरक्षण है वो 3 जगह है। जैसे आपने देखा हो जाति के आधार पर, ये तो SC ये दिया ही जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, ये लिंग के आधार पे लिखा है ना, ये लिंग के आधार का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ वैकेंसी में आपने देखा होगा वहाँ लिखा रहता है कि महिलाओं के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं, तो ये इसलिए लिंग के आधार पर पुरुष और लिंग में। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे पुलिस की वैकेंसी लिख रहती है, वहाँ पे मेल के लिए 3 किलोमीटर की दौड़ रहती है, 5 की रहती है, 1.5 की रहती है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या है कि वहाँ पे 1 किलोमीटर की रहती है, कहीं कहीं पे 500 मीटर की रहती है। और जैसे लंबी कूद का मामला आ जाता है, वहाँ पे इनको क्या है, थोड़ी छूट दी जाती है महिलाओं को कि आप जैसे पुरुष के लिए 18 फीट की लंबी कूद दी है, तो महिलाओं के लिए वो 10 फीट की होगी। तो इस तरह से लिंग के आधार पर इनको जो है थोड़ी इनके लिए जो है छूट प्रदान की जाती है। अब आते हैं निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कहीं वैकेंसी निकलती है, CRPF की या किसी की भी वैकेंसी निकलती है, तो उसमें लिखा रहता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जैसे गोरखा, गढ़वाली, इस तरह से, या पूर्वोत्तर भारत के जो लोग हैं उनको हाइट में छूट प्रदान की जाती है। तो ये निवास स्थान के आधार पर इसी तरह से जो है, ये स्थान के आधार पर भी जो लोकेलिटी, जो जोग्राफिकली जो एरिया है उसके आधार पर भी इनको थोड़ी सी जो है इसमें छूट प्रदान की जाती है। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वैकेंसी में जो स्टेट की वैकेंसी रहती है उनमें जो है डोमिसाइल को प्रीफरेंस दिया जाता है कि यदि आपके पास ग्रुप, आपने देखा होगा जो समूह ग की वैकेंसी रहती है उनमें लिखा रहता है कि आपके पास जो है वो इस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही है, यहाँ पे मूल निवास इसमें मांग लेता है। तो इस तरह से उसको जो वैकेंसी है वो उस स्टेट के लोगों के लिए एक तरह से आरक्षित कर दी जाती है कि आप जो है मूल निवास लाइए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, तो सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हर जगह लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है ताकि जो लोग पीछे हैं वो मुख्यधारा में आ सके। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17, इसमें क्या ऐप अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता से मतलब है कि छुआछूत। छुआछूत में क्या है कि आजकल आपने देखा होगा छुआछूत उसको बोलते हैं, जैसे अभी कोरोना की बीमारी आई तो उसमें क्या था कि जो है अरे भाई हट जा, पीछे हट जा, इसको कोरोना हो गया, तो आदमी जो है उसके पास जाने से डर रहा था, ये होती है अस्पृश्यता। तो इसमें जो है कानून के अनुसार जो है वो छुआछूत को एक तरह से दंडित किया गया है। आप जो है किसी को जो है वो किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं कर सकते। यदि ये साबित हो जाता है कि इसने इस व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता की है तो वो कानूनी नज़र में एक तरह से अपराध है, उसको सज़ा भी कानून के मुताबिक दी जा सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 18। इसमें क्या लिखा है, उपाधियों का अंत।
अब उपाधियों का अंत से मतलब ये है कि आज़ादी से पहले सर राय बहादुर नाइटहुड, इस तरह की जो हैं ये उपाधियाँ प्रदान की जाती थी लोगों को, इस तरह की उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। तो अनुच्छेद 18 में इस तरह की जितनी भी उपाधियाँ थी इनको सबको इनका अंत कर दिया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें अब एक चीज़ और जोड़ी गई है कि जो विदेशों से जो भी व्यक्ति उपाधि लेगा वो राष्ट्रपति की परमिशन से ले सकता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि विधा और सेना, एक तरह से कह सकते हैं कि एजुकेशन और रैंक इसमें होती है सेना में। तो जो एजुकेशन और रैंक की है उनको तो हम अपने नाम के सामने लगा सकते हैं, बट बाकी जितनी भी उपाधि हैं उनको हम अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते। जैसे भारत में जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, जितने भी अवार्ड हैं ये सभी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जैसे सचिन तेंदुलकर को अवार्ड मिला है भारत रत्न, लेकिन वो अपने सामने ये नहीं लिख सकता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। अवार्ड मिला है ठीक है, लेकिन ये लिख सकता है कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त, लेकिन अपने नाम से पहले नहीं लिख सकता। जैसे अब यहाँ की बात करें, एजुकेशन है तो जैसे किसने PhD कर ली या किसी ने डॉक्टरी कर ली, और जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट की किसी के पास है, यहाँ मेजर है, यहाँ जनरल है, मेजर जनरल जिसे बोलते हैं, तो ये लोग जो है अपने नाम के सामने लगा सकते हैं। जैसे किसी ने PhD कर ली तो वो क्या लिखेगा, डॉक्टर, अपने नाम से होगा डॉक्टर AK श्रीवास्तव, ये जो भी नाम है इस तरह से वो PhD जिसने किया वो लिख सकता है। जैसे जो भी डॉक्टर है वो MBBS डॉक्टर है तो वो अपने सामने क्या लिखता है, डॉक्टर, फिर अपना नाम। जैसे आप इंजीनियर हो तो जो भी इंजीनियर है उसने एजुकेशन में इंजीनियरिंग की है ना, तो वो अपने सामने क्या लिखता है, ER, आगे अपना नाम लिखेगा। तो इस तरह से जो है एजुकेशन और रैंक की इनको छोड़ के बाकी जो है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सामने जो है वो ऐड नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपने ये है आज की वीडियो में अनुच्छेद 14 से 18 का यानी कि समानता के अधिकार का पूरा विश्लेषण आपने पढ़ा। तो आपने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 और 18। अनुच्छेद 14 विधि के साथ समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी यानी कि अपस्थिरता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब हम बाकी के जो समता का जो अधिकार है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।